नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी उसने नहीं कहा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए उसने नहीं कहा। वह नहाकर निकला ही था कि शोभा ने कहा, ज़रा बाहर जाकर तो देखिए। क्या है? उसने बेजारी से पूछा, पर अपनी उत्सुकता को रोक न सका। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बरामदे में आ खड़ा हुआ। देखने को वहाँ कुछ भी तो नहीं था। अपने पीछे चली आई शोभा पर वह बरसने वाला ही था कि उसने कहा, ज़रा बाहर तो देखिए बाबूजी को। इस बार उसने देखा, दरवाजे पर एक ठेला खड़ा है और बाबूजी उसे पैसे दे रहे हैं। इससे पहले कि वह शोभा को अच्छी चुभती सी बात कहता, बाबूजी 3-4 पुड़िया बगल में समेटे गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या ले लिया बाबूजी? उसने आगे बढ़कर फाटक बंद करते हुए पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा सा नमकीन। अपना बोझ प्रमोद के हवाले करते हुए बाबूजी ने कहा। अच्छा दिखा तो ले लिया। बच्चों वाला घर है, दिन भर बच्चों को मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए ही। और इतना कहकर बाबूजी जैसे कर्तव्य मुक्त होकर अपने कमरे में लौट गए। पर उनके जाते ही ओट में खड़ी शोभा सामने आ गई। लो भाई, संभालो अपनी अमानत, प्रमोद ने सामान उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। किंतु वह वैसी ही तनी हुई मुद्रा में दूर खड़ी रही। अरे लो भाई, मुझे तैयार होने दो, अब 9:15 हो रहे हैं। यह है क्या? उसने रूखे स्वर में पूछा। नमकीन है, बाबूजी बच्चों के लिए खरीद कर लाए हैं। आपके बच्चों ने कभी राह चलते ठेले की कोई चीज़ खाई है? ठीक है भाई, पर मैं बाबूजी से तो यह सब नहीं कह सकता ना। उन्हें अपने लाडले पर प्यार आ गया तो बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। उनका मन हुआ तो वे खरीद लाए। अब तुम्हारा मन हो तो घर में रखो, नहीं तो नौकरों में बांट दो। बस बात खत्म। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं। प्रमोद भीतर जाने को मुड़ा ही था कि शोभा का सख्त स्वर सुनकर बीच में ही रुक गया। क्या? यह कि मैं इसका मतलब खूब समझती हूँ। साफ साफ कहो ना, वक्त बेवक्त कुछ देखती नहीं, बस बहस लेकर बैठ जाती हो। जरा घड़ी तो देखो। मुझे मालूम है यह सब मुझे दिखाने के लिए किया गया है। मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक से बताओ। 2-4 दिन से उनकी मंडली को नाश्ता नहीं दे पा रही हूँ ना, इसीलिए यह नाटक रचा गया है। लेकिन क्या नाश्ता नहीं दिया गया? तुम्हें मालूम है बाबूजी सूखी चाय कभी नहीं पीते। बाबूजी के लिए किसने मना किया? पर पूरी बारात को तो मैं रोज़ नहीं खिला सकती। बिस्कुट उस्कुट से काम चल जाता तो तब भी गनीमत थी, पर आपके पिता तो चाहते हैं कि दिन भर हलवाई की कड़ाही चढ़ी रहे। पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। ना तो उन्हें इस बात की परवाह है कि बाजार आकाश छू रहा है, ना इस बात का ही ख्याल है कि घर में गैस नहीं है या कि नौकर बीमार पड़ा है। मजबूर हैं बेचारे। माँ ने ऐसी शाही आदतें डाल दी हैं। अब भला इस उम्र में छूटेंगी वे? पर शोभा की तसल्ली नहीं हुई। खाने की मेज पर भी उसका भुनभुनाना जारी रहा। आखिर तंग आकर प्रमोद बोला, अच्छे भले पड़े थे गांव में, तुम्हें ही शौक चढ़ा था बुलाने का। अब क्यों रोती हो? हम लोगों के होते हुए वहाँ उनका अकेले रहना क्या अच्छा लग रहा था? आखिर संतान किस दिन के लिए होती है? शोभा ने बुजुर्गाना लहजे में कहा। जब इतनी समझदार हो तो सहना भी सीखो। तुमने क्या सोचा था कि बाबूजी आएंगे तो मोम के गुड्डे की तरह कमरे में बैठे रहेंगे? मैं क्या पागल हूँ? बल्कि मैंने तो सोचा था कि घर में बड़े बुजुर्ग के रहने से एक दबदबा सा रहेगा, बच्चों पर कुछ अच्छे संस्कार होंगे। आपके टूर पर चले जाने के बाद अकेला सा नहीं लगेगा। कभी कभार सिनेमा या क्लब जाते समय बच्चों को निश्चिंत होकर छोड़ा जा सकेगा। तुम्हारी यह सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। फिर जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? जरा सब्र से काम लेना सीखो। कहने को प्रमोद कह गया, पर जानता था अब मेज पर बैठना खतरे से खाली नहीं है। शोभा अगर शुरू हो गई तो दफ्तर के लिए लेट करवा कर ही छोड़ेगी। बार बार घड़ी की ओर देखता हुआ
वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगा। बात आधे में ही टूट जाने से शोभा क्षुब्ध हो गई। वह साफ देख रहा था। सौंफ, इलायची, पेन, रुमाल, स्कूटर की चाबियाँ, सारी चीज़ें चुपचाप उसके पास लाकर रख दी गईं और वह चुपचाप सिर झुकाए जूते पहनने का नाटक करता रहा। घड़ी की सुई प्रतिपल आगे भाग रही थी और मान मनोवल का जरा भी समय उसके पास नहीं था। यही तो हो जाता है, शोभा जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाती है, पर वही बातें वह कितनी बार सुने, और सुन भी ले तो निराकरण का उपाय क्या है। यह सच है कि बाबूजी के आते ही घर में आमद रफ्त बढ़ गई। पिछले 10 साल से वह इस शहर में है, पर गिने चुने लोगों के यहाँ ही आना जाना होता है। मोहल्ले वालों से तो बस दुआ सलाम होती रहती है। कभी घंटे 2 घंटे किसी के यहाँ रह गए हों ऐसा याद नहीं पड़ता। यहाँ कोई उसका बुरा भी नहीं मानता। सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या में डूबे रहते हैं। बाबूजी को यहाँ बुलाते समय प्रमोद इसी बात को लेकर चिंतित था कि उनका समय यहाँ कैसे कटेगा। जब से याद पड़ता है उसने बाबूजी को हमेशा लोगों से घिरा हुआ ही देखा है। जानता है कि अकेलेपन से बढ़कर कोई सज़ा उनके लिए नहीं है, और यहाँ तो दिन भर घर पर सन्नाटा सा खिंचा रहता है। बच्चे सुबह 9 बजे ही स्कूल निकल जाते हैं और स्कूल के बाद ट्यूशन आदि से निपट कर ही घर लौटते हैं। वह भी 10 बजे का गया 6 बजे तक लौट पाता है। इतनी देर बाबूजी घर में क्या करेंगे? लाइब्रेरी की किताबें भी आखिर कोई कितनी पढ़ेगा? वैसे भी उन्हें पढ़ने का ज़्यादा शौक़ कभी नहीं रहा, परंतु बाबूजी के सामने यह समस्या कभी उठी ही नहीं। पहली ही बार सुबह की सैर को गए तो 3-4 पेंशनरों को साथ पकड़ लाए। उन्हें गर्मा गर्म चाय नाश्ता कराया। प्रमोद भी खुश हुआ कि चलो हम उम्रों के बीच अब आसानी से इनका वक्त कट जाएगा। प्रमोद तो अपनी परेशानियों से मुक्त होकर हल्का अनुभव करने लगा था, पर शोभा की परेशानियां एकदम बढ़ गई थीं। सुबह का समय वैसे ही घड़ी से होड़ करके बीतता था, अब इन बुजुर्गवारों के चाय नाश्ते का काम और बढ़ गया। बाबूजी सैर से लौटते ही दीपू को चाय का ऑर्डर भेज देते, तब शोभा को बड़ी कोफ्त होती। अब वह बच्चों को तैयार करे, रसोई देखे या सुबह से चाय ही बनाती रहे। सितम यह होता है कि भल्ला साहब के पिताजी दूध लेने के लिए घर से चलते हैं और फिर बाबूजी की बैठक में रम जाते हैं। फिर गोपाल को उनके यहाँ दूध पहुँचाने भी जाना पड़ता है। दीपू नीतू को तैयार करती शोभा खींच उठती है। इन लोगों को तो कोई काम नहीं, तो क्या सभी लोग पेंशन लेकर बैठ जाएं? यह तो होती है सुबह की महफिल। दोपहर को बाबूजी शतरंज लेकर बैठ जाते हैं। 2-4 खेलने वाले और 2-4 देखने वाले जुट ही जाते हैं। 5 बजे तक चाय और शरबत के 2-4 दौर हो जाते हैं। इस समय बाबूजी की इच्छा होती है कि घर का बना कोई गर्मा गर्म नाश्ता भी परोसा जाए। फिर बाबूजी इशारा करके मेहमानों को खिलाते जाते हैं और बहू की तारीफ भी करते जाते हैं। पहले शोभा इस प्रशंसा से बड़ी पुलकित होती थी, पर अब उसे कोफ्त होने लगी है। शाम को मिश्रा जी के बड़े भाई साहब प्रीति को डांस क्लास में छोड़ने के लिए घर से निकलते हैं। प्रीति को अकेले जाते डर भी लगता है और ताऊ जी के साथ जाते शर्म भी आती है। वह यहाँ तक तो साथ आ जाती है, फिर नारंग साहब की ज्योति के साथ आगे बढ़ लेती है। घर वापस लौटने की बजाय ताऊ जी बाबूजी के पास बैठकर तो भतीजी की प्रतीक्षा करते हैं और नई सभ्यता को कोसते रहते हैं। चाय उनके लिए भी बनती ही है। अपनी पूरी की पूरी पेंशन बाबूजी प्रमोद के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वह संकोच से गड़ जाता है, पर शोभा भुनभुनाती रहती है। 150 रुपये पकड़ा देते हैं तो सोचते हैं जग जीत लिया। ज़रा बाजार जाकर पता करें तो गश आ जाए। परेशान हो उठता है प्रमोद। पत्नी को कैसे समझाए कि ज़िंदगी भर यही तो कमाया है बाबूजी ने। जंगल में भी बैठ गए हैं तो 4 लोग आसपास जुट आए हैं, फिर यह तो इतना बड़ा शहर है। दिन भर बहुत बेचैन रहा प्रमोद। शोभा की परेशानी को वह समझ रहा था, पर माँ कैसे तालमेल बिठा लेती थी। माना कि ऐसी सर्वग्रासी महंगाई उन दिनों नहीं थी, पर आमदनी भी तो ज़्यादा नहीं थी। फिर 4 बच्चों का साथ और ऐसा मजमेबाज पति, पर घर में कभी चकचक नहीं मची। कभी परेशान भी होती तो बच्चों के सामने कह सुनकर हल्की हो जाती।
बाहर वालों ने हमेशा उन्हें मुस्कुराता ही देखा। उनका अतिथि सत्कार उस समय भी मिसाल के रूप में गिना जाता था। याद है उसे, कई बार सब्जी के लिए उबले आलुओं को मसल कर ही माँ ने कचौड़ी बना दी है और बच्चों को सिर्फ कोरी दाल से ही रोटी तोड़नी पड़ी है। कभी उबलते दूध में चावल डालकर खीर बना दी गई है। दोपहर की चाय ना मिली तो ना सही। कभी महीने का अंत है तो बच्चे अचार से ही काम चला रहे हैं, पर उस समय भी कोई भूला भटका आ निकलता तो माँ झट से कढ़ाई चढ़ाकर बेसन घोल लेती और आंगन में लगे अजवाइन या पोई के पत्तों की पकौड़ी उतार देती। उनका एक ही सिद्धांत था, अपने घर में हम कैसे भी रह लें, पर घर आया मेहमान संतुष्ट होकर जाना चाहिए। और घर में आने वालों की संख्या क्या कम थी। नाते रिश्तेदार तो खैर थे ही, उनसे ज़्यादा संख्या तो बाबूजी के दोस्तों की थी। कुछ तो इतने बेतकल्लुफ़ कि सीधे रसोई में आ धमकते और बच्चों के साथ ही शुरू हो जाते, पर माँ के माथे पर कभी बल नहीं पड़े। उन दिनों बाबूजी एक खास रविवारीय भोज का आयोजन करते थे। उनके लिए माँ ने चीनी की प्लेटें, एक भगोना और कलची अलग रख छोड़े थे। आंगन के छोर पर बने एक चूल्हे पर यह कार्यक्रम चलता। माँ रविवार को सुबह उठकर वहाँ झाड़ू बुहारू करती, मसाला पीस कर रखती, आटा सान कर रखती। सारा सामान एक बार वहाँ सजा देने के बाद जो मंदिर की राह लेती तो शाम ढले ही घर लौटती। दिन भर उनके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं जाता। पड़ोसिनें कहती, पति के पापों का प्रायश्चित कर रही है बिन्नों की माँ। माँ हंसकर कहती, कोट का पाप कटी का पुण्य। अब किसी का खाने का मन है और हमें बनाना नहीं आता तो हम यहाँ बैठकर क्या करें, उतनी देर ठाकुर जी की सेवा ही सही। लेकिन अपने घर में तुम्हें यह सब कुछ अच्छा लगता है, इतने सारे होटल तो हैं, बिन्नों के बाबूजी वहाँ जाया करें तो क्या हर्ज। अरे वाह, माँ तमक कर कहती, अपना घर होते हुए होटल में क्यों जाएगा कोई, वहाँ खाने से मन भरता है कभी। और इतने संगी साथी को लेकर होटल जाने का बूता है किसी का। सच तो था, बाबूजी के समय सामिस भोज में 10-12 लोग तो कम से कम आते ही थे। होता यह चंदे से ही था, पर उनमें से कई ऐसे थे जो घर से छिप कर आते थे। ब्रसभान चाचा तो ऐसे थे जो चंदा भी नहीं दे पाते थे, पर बिना बुलाए ही आ टपकते। तब माँ कहती, मर्द मानुस हैं, खाने पीने की हवस को कहाँ तक दबाएगा बेचारा। घर में नहीं मिलता तभी तो इधर उधर लार टपकाता फिरता है। शुरू शुरू में तो माँ बच्चों का खाना बनाकर रख जाती थी, पर बाद में आमिल चाचा बच्चों को खींचकर अपनी पंगत में ले जाने लगे। माँ को पता चला तो हाथ जोड़कर बोली, लाला लड़के तुम्हारे हैं, जैसे चाहे गुड़ सिखा देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर लड़कियों को बख्श दो, पता नहीं कैसी ससुराल मिले। मर्द मानुस तो अपने शौक बाहर जाकर पूरे कर लेता है, पर यदि इनकी जीभ को स्वाद लग गया तो छटपटाती फिरेंगी। उस समय तो सारी बातें इतनी रूटीन हो गई थी कि कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगती थी, पर आज सोचते हुए कैसा आश्चर्य होता है। मुश्किल से 4 किताबें पढ़ी, कट्टर धार्मिक संस्कारों में पली बढ़ी माँ इतनी सूझबूझ, इतना विवेक, इतनी सुघड़ता कहाँ से ले आई वह। कौन सा विश्वविद्यालय था जहाँ से माँ ने यह विद्या सीखी थी। अभाव में मुस्कुराने की, पति के दोषों को खूबसूरती से ढांपने की विद्या, बच्चों के भविष्य में दूर से झांक लेने की विद्या, मध्यम वर्गीय विपन्नता के बावजूद भी सिर उठाकर चलने की विद्या। कहाँ से सीखा था माँ ने यह सब। माँ के प्रति उसका मन नए सिरे से श्रद्धानत हो आया। सच, ऐसी संगनी को खोकर बाबूजी कितने अकेले पड़ गए होंगे। पता नहीं उसके मन में कैसा ज्वार उमड़ा कि घर लौटते समय उसके स्कूटर की सामने वाली बास्केट तरह तरह के खाद्य पदार्थों की थैलियों से भरी हुई थी। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो कृपाराम हलवाई की दुकान के सामने गाड़ी रोककर उसने 10-12 गरम कचौड़ियाँ भी तुलवा ली। स्कूटर पार्क कर वह किसी स्कूली बच्चे किसी आतुरता से सीधा बाबूजी के कमरे में घुस गया। बाबूजी, कचौड़ी लीजिए, बिल्कुल कड़ाही से निकलवा कर लाया हूँ, अपने यहाँ का मशहूर हलवाई है, आपके शहर की टक्कर का तो नहीं। बाबूजी विस्मित हो उसकी ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले,
इतनी क्या है बेटे, अंदर भिजवा दो, सब लोग साथ ही ले लेंगे। संकोच से गड़ गया वह। ठीक तो है, बाबूजी क्या ऐसे ही हाथ में लेकर खा लेंगे? अपनी उमंग में उसे याद ही न रहा कि शाम की चाय बाबूजी उसके साथ भी ले लेते हैं। स्कूटर का सामान निकालकर गोपाल अंदर ले जा रहा था कि उसने उसे आवाज़ दी। कचौड़ी का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए बाकी सामान खुद ले लिया और अलमारी में एक एक सिरे से जमाने लगा। बाबूजी कुछ देर तो शांति से देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह क्या हो रहा है बेटे? ज़रा शहर तक निकल गया था, बड़ी फेमस दुकान है वहाँ, अग्रवाल नमकीन भंडार। सोचा यहाँ तक आया हूँ तो कुछ लेता चलूँ। ठीक है, बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा। अब ले आए हो तो ठीक है, पर यहाँ क्या नुमाइश लगा रहे हो? जाकर बहू को संभलवा दो। इसी प्रश्न से प्रमोद बचना चाहता था। हकलाते हुए बोला, उधर के लिए भी लाया हूँ, गाड़ी में पैकेट्स रखे हैं। इधर के लिए अलग से लाए हो? क्यों? अक्सर आपके पास लोग बाग आते रहते हैं ना। तो बाबूजी का स्वर उनकी दृष्टि की ही तरह तीखा था। प्रमोद की सिट्टी पिट्टी गुम हुई जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके बोला, दरअसल मैंने सोचा कि कभी आपको अंदर से मंगाते हुए संकोच लगे तो मतलब यह है कि वक्त बेवक्त कोई आ भी गया तो आप परेशान नहीं होंगे। तो बेटे एक काम और करो जी, एक बिजली का चूल्हा और पतीली भी यहाँ रखवा दो। बेवक्त कोई आए तो मैं चाय भी बना लिया करूँ। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ बेटे, और एक बात तुम भी समझ लो कि मेरे पास जो लोग भी आते हैं वे खाते पीते घरों के शरीफ आदमी हैं। एक कप चाय अगर हम उन्हें पिलाते हैं तो उसमें अपने ही घर की इज्जत बढ़ती है, अपना ही बखान होता है। हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। मैं क्या यह सब समझता नहीं बाबूजी? इसी वातावरण में तो पलकर बड़ा हुआ हूँ। पर होता क्या है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लेडीज़ परेशान हो जाती हैं, इसीलिए कह रहा था। हाँ बेटे, यह बात तूने ठीक कही, ना कहता तो शायद मेरी समझ में कभी आती ही नहीं। बाबूजी ने नाटकीय मुद्रा में कहा, दरअसल बेटे मेरे घर में तो कोई लेडी थी ही नहीं, एक सीधी सादी घरेलू औरत थी, इसलिए नहीं जानता कि परेशानी क्या होती है। अच्छा किया बेटे तुमने बतला दिया। इतनी देर से प्रमोद किसी स्कूली लड़के की तरह भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था, लेकिन इस व्यंग से जैसे वह तिलमिला उठा। एक तो वैसे ही दिन भर सोच सोच कर परेशान हो गया था। बाबूजी की इस बात ने उसका रहा सहा संयम भी छीन लिया। चीख कर बोला, आप कैसे जानेंगे कि परेशानी क्या होती है? आपने कभी जानने की कोशिश भी की है? हमसे पूछिए कि माँ ने किन हालात में गृहस्थी की गाड़ी खींची है। आपके शौक़ पूरे करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा है। कितने कितने त्यौहार पुरानी साड़ियों में मना लिए हैं, कितनी सर्दियाँ एक इकलौते ऊनी स्वेटर में निकाल दी है, कितनी राखियों पर उन्होंने मैके जाने से इनकार कर भाइयों को दरवाजे से लौटा दिया, कितनी बार। लेकिन प्रमोद अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसने देखा कि बाबूजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, पैर कांपने लगे हैं। एकाएक उसका सारा आक्रोश ठंडा पड़ गया। उन्हें सहारा देकर पास की आराम कुर्सी पर बिठाते हुए उसने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी कुछ नहीं बोले, अपनी हथेलियों में मुंह छिपाए कुछ देर खामोश बैठे रहे। प्रमोद धीरे धीरे उनके तलवे सहलाता रहा। इससे ज़्यादा उसे कुछ सूझा ही नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद बाबूजी ने सिर उठाया और डूबती सी आवाज़ में बोले, मैं जानता हूँ बेटे कि मेरी गृहस्थी एक मामूली से क्लर्क की गृहस्थी थी, पर तुम्हारी माँ ने राजा रईसों की सी शान दे दी थी। साक्षात लक्ष्मी का रूप थी वह। मुझे मालूम है कि उसके लिए रोज़ रोज़ नई साड़ियाँ मैं नहीं जुटा सका, पर यह भी जानता हूँ कि घर आई हर बहन बेटी नई चूनर के साथ ही विदा हुई है। अपनी ज़िंदगी चाहे उसने एक ऊनी कपड़े में गुजार दी हो, पर तुम्हारे चाचा लोग शादी होने तक उसी के हाथ के स्वेटर पहनते रहे। घर में हम लोग चाहे जैसा खाते पहनते रहे हों, पर आने वाला मेहमान तृप्त होकर ही लौटा है। मुझ जैसे कि गृहस्थी चलाना उसी के बस की बात थी। वह ना होती तो पता नहीं क्या होता।
बाबूजी ने एक दीर्घ निश्वास लिया और बोले, वह ना होती तो गृहस्थी का इतना फैलाव ही क्यों होता। लोग गृहिणी का मन देखकर ही देहरी चढ़ते हैं, नहीं तो क्या चाय होटलों में नहीं बिकती। प्रमोद उत्तर में कुछ कहता, इससे पहले ही जैसे उन्हें कुछ याद आ गया। बोले, अच्छा सच बताना, अभी जो तुम इतना सब कुछ कह गए तो क्या उसने कभी तुमसे यह सब कहा था? तुम्हें मरने वाले की कसम, सच सच बताना। उनके स्वर की आर्द्रता से प्रमोद परेशान हो उठा। क्षणिक आवेश में कही गई उसकी बात इतने गहरे बैठ जाएगी उसने नहीं सोचा था। सांत्वना में वह कोई अच्छी सी बात कहना चाह रहा था कि गेट खड़का। उसने उचक कर देखा, मिश्रा जी के बड़े भाई साहब आ रहे थे। उसे लगा जैसे ये प्रीति के ताऊ जी नहीं, साक्षात भगवान हों। बाबूजी, ताऊ जी आ रहे हैं, मिश्रा जी के भाई साहब, उसने बाबूजी का ध्यान बटाते हुए कहा। सचमुच इन शब्दों ने जादू का सा काम किया। पल भर में बाबूजी सहज हो गए। दूसरे ही क्षण वह फुर्ती से उठ खड़े हुए। पैरों में चप्पल सरकाते हुए उन्होंने खूंटी पर टंगा अपना कोट भी पहन लिया। ताऊ जी अपनी डगमग चाल से जब तक कमरे में पहुंचते, बाबूजी तैयार होकर बाहर निकल आए और बोले, चलिए मिसुर जी, ज़रा चौराहे तक हो आएँ, मेरे पान बिल्कुल चुक गए हैं। और उन्हें अबाउट टर्न करवाकर सचमुच वे चल पड़े। प्रमोद ठगा सा उन्हें जाते देखता रहा। करीने से सजी हुई देसी पान की डलिया उसका मुंह चिढ़ाती रही। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।